तो कहते हैं कि 21वीं सदी की तकदीर निर्भर करेगी कि कौन सा वो शक्तिशाली देश होगा जिसका इन्फ्लुएंस, जिसका डोमिनेंस, जिसका कंट्रोल महासागर के ऊपर होगा। क्या वो भारत होगा, क्या वो चीन होगा, क्या वो रशिया होगा, या फिर वो अमेरिका होगा? ये तो हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि भारत की 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और भारत को अपना इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि भारत का इन्फ्लुएंस सारे ही महासागरों के ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन इंडियन ओशन में रेलेवेंस बनाए रखने के लिए, इंडियन ओशन में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हमको एक बहुत एफिशिएंट मैरीटाइम स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए हमको अपनी नेवी को मॉडर्नाइज भी करना पड़ेगा, काफी सारे विमान वाहक बनाने पड़ेंगे, और उसके अलावा काफी सारे ऐसे थ्रेट्स होते हैं, एनवायरमेंटल थ्रेट्स होते हैं। हम मैरीटाइम पोल्यूशन की बात करें, माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें, जिसका भी भारत को बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा। सो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज की योजना के डिस्कशन में। और आज 31 दिसंबर है, आज लास्ट डे ऑफ द ईयर। हमने योजना का जो इनिशिएटिव है, योजना मैगजीन डिस्कशन का इनिशिएटिव है, इसी साल के शुरुआत में हमने शुरू किया था, जहां पे कोशिश रहती है कि जो लास्ट संडे होता है, लास्ट सैटरडे या संडे जो होता है ऑफ द मंथ, वहां पे हम आपके साथ प्रीवियस जो महीना निकला है उसके योजना एडिशन के हम डिस्कशन करें। नवंबर की डिस्कशन अभी पेंडिंग थी, तो आज नवंबर की डिस्कशन करेंगे और ये 2 पार्ट्स में की जाएगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वीडियो एक ही फॉर्म में आपको मर्ज मिलेगा। तो योजना की डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं बार बार आपको कहता रहता हूं योजना मैगजीन के बारे। देखिए, योजना मैगजीन पढ़नी जरूरी है। मैं आपको कभी नहीं कहता हूं कि आप पेज टू पेज योजना मैगजीन को पढ़ें। अब यहां पे आप वीडियो देख रहे हैं, समरी को डाउनलोड कर रहे हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर रहे हैं, वो सफिशिएंट रहेगा। उससे ज्यादा डिटेल में पेज टू पेज पढ़ेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा। और ये मैगजीन बहुत इजीली अवेलेबल है। 10 रुपए की, 12 रुपए की, 20 रुपए की मैगजीन मिल जाती है। आप चाहें तो किंडल में भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ये समरी भी पढ़ सकते हैं, मार्केट से भी खरीद सकते हैं। बहुत सारी भाषाओं में आती है, सरकारी मैगजीन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा पब्लिश करी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस मैगजीन में सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हों, एनवायरमेंटल इश्यूज हों, सिक्योरिटी इश्यूज हों, ये सब हम अखबार में भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं। लेकिन देखिए, वहां पे न्यूज़पेपर्स में थोड़ा मसाला ज्यादा होता है, तड़का ज्यादा होता है। वहां पे लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी बहुत करते हैं सरकार की नीतियों के ऊपर, सरकार की योजनाओं के ऊपर। ये क्योंकि सरकारी मैगजीन है, तो सरकार अपना जो दृष्टिकोण है, जो अपना व्यू पॉइंट है, वो यहां पे हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और इस करके सरकार के ओपिनियन के बारे समझना, सरकारी योजनाओं के बारे, वो भी बहुत जरूरी है। बिकॉज जब हमने आंसर लिखना है मेंस में, तो एक बैलेंस्ड ओपिनियन होना हमारे पास बहुत जरूरी है। ज्यादा एक्सट्रीम ओपिनियन, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे हम आंसर नहीं लिख के आ सकते। एक बैलेंस बना के रखना भी बहुत जरूरी है। तो योजना हमको वो बैलेंस बनाने में मदद करता है बहुत सारे मुद्दों के ऊपर, बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक मुद्दों के ऊपर, एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर, एटसेट्रा एटसेट्रा। 4 टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट पार्ट में। तो पहले तो हम बात करें लुकिंग सीवर्ड, तो हमारी बहुत वास्ट कोस्ट लाइन है। हमारी कोस्ट लाइन 7,516 किलोमीटर की है। 9 कोस्टल स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि हमारे समुद्री तट पे लाई करते हैं। कौन सी वो 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस करके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ओपन अप होती हैं। मैरीटाइम ट्रेड की बात करें, ठीक है, हम मरीन इकोलॉजी की बात करें, मरीन कंजर्वेशन की बात करें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे भारत के सामने आती है। बहुत चुनौतियां भी आती हैं और अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। हम ये बार बार बात डिस्कस करते हैं कि समुद्र के जरिए ट्रेड करना, ओशंस के जरिए ट्रेड करना काफी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता एज कंपेयर टू ट्रेडिंग थ्रू लैंड। अब इस करके, लेकिन साथ के साथ जहां पे हमारे अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, वी लुकिंग फॉरवर्ड के कैसे हम चाइना को टक्कर दे सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग और एक एफिशिएंट नेवी बन सकते हैं और अपना जो इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन रीजन में बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन साथ के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करें, आज के माहौल की बात करें, यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी सिचुएशंस की बात करें, वी हैव सीन टेरर अटैक्स ऑल्सो हैपनिंग, चाहे वो ताज टेरर अटैक्स की बात करें 26 नवंबर 2008 या वो 1993 बॉम्बे ब्लास्ट की बात करें। तो समुद्र का इस्तेमाल किया गया था टेरर अटैक्स लॉन्च करने के लिए अगेंस्ट इंडिया। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस, पायरेसी चैलेंजेस है, सिक्योरिटी चैलेंजेस है, इसको डील करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ के साथ कोस्टल कम्युनिटीज का ख्याल रखना। अब हम बार बार पढ़ते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल राइज कर रहा है, तो सी लेवल राइज करेगा, कौन खतरे में होगा? वो लोग जो कि कोस्ट पे रहते हैं। तो जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं, उनके कल्चर को, उनके रहने सहने को कंजर्व करना भी बहुत जरूरी है। अगर सी लेवल बहुत राइज करेगा, फ्लड्स आएंगे, साइक्लोन्स आते रहते हैं, तो इन सब चीजों से डील करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये सब चीजें भी हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट करती हैं, उतना ही इंपैक्ट करती हैं जितना मैरीटाइम ट्रेड हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। तो लोग भी उतने जरूरी हैं। और उसके बाद यहां पे हम बात करेंगे सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे।
अब सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? सागरमाला प्रोजेक्ट 2015 में भारत सरकार के द्वारा शुरू करा गया था। सागरमाला यानी कि गार्लैंड ऑफ द सी, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव था जहां पे भारत सरकार की कोशिश थी कि कैसे हम जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है उसको थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम परफॉर्मेंस जो है अपने लॉजिस्टिक्स सेक्टर की उसको एनहांस कर सकते हैं। तो अभी 2021 में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भी लॉन्च करी गई थी कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कैसे डाउन कर सकते हैं, कैसे लेस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे और इफेक्टिव बना सकते हैं। और ये प्रोग्राम एनवाइसेज करता है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ वाटरवेज एंड द कोस्ट लाइन, के कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के जो चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के चलते यहां पे लगभग 8 से 9 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने की बात करी गई है, जो कि मदद करेगा नए मेगा पोर्ट्स को सेटअप करने के लिए, हमारे एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को और मॉडर्नाइज करने के लिए। यहां पे बात करी गई है 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करने की, कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स की, और कैसे हम एक्सपोर्ट्स को और बढ़ावा दे सकते हैं, बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट जो है ज्यादा कंपेटिटिव नहीं है, जो मैरीटाइम ट्रेड है हमारा वो काफी कम है। कैसे हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं अप टू US $110 बिलियन, और कैसे साथ के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पे लगभग 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने की बात करी गई थी सागरमाला प्रोजेक्ट के चलते, जो कि 2015 में भारत सरकार के द्वारा इनिशिएट करा गया था। क्या आप जानते हैं कि हमारा मैरिटाइम सेक्टर एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल ट्रेड एंड ग्रोथ के लिए, जहां पे लगभग 95% ऑफ आर ट्रेड वॉल्यूम, कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम, और 65% ऑफ द ट्रेड वैल्यू, दिस इज बीइंग अंडरटेकन थ्रू द मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट। तो इसको स्ट्रेंथन करना और इसको और कॉस्ट एफिशिएंट बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब हम पैराडाइम ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी की यहां पे बात करें। देखिए ओशंस बहुत वास्ट होते हैं, महासागर बहुत वास्ट होते हैं, ये कवर करते हैं लगभग 360 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ द अर्थ सर्फेस। जैसे कहते हैं कि 3/4 ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय द ओशंस। लगभग 60 करोड़ लोग, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10%, क्लोज टू 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ये कोस्टल एरियाज में समुद्री तट पे रहते हैं। और लगभग 2.4 बिलियन पीपल, यानी कि जो 40% दुनिया की आबादी है, दे लिव विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट। अगर इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें, 3 हमारी महानगरियां हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो कि कोस्ट पे सिचुएटेड है। लगभग 15% जो आबादी है भारत की वो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। और जैसे आपको मैंने ट्रेड बाय वॉल्यूम और वैल्यू की बात अभी पीछे बताई थी, आपके सामने आंकड़े हैं। और प्रायोरिटी दी गई है पोर्ट लेट डेवलपमेंट के ऊपर। जो सागरमाला प्रोजेक्ट है तो प्रायोरिटी यहां पे पोर्ट लेट डेवलपमेंट के ऊपर दी गई है सिंस 2050। तो अगर इसको हम ब्रीफ अप करें, सम अप करें, ओशन जो है वो लाइफलाइन है ग्लोबल प्रोस्पेरिटी के लिए, और आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए भी ओशंस को सेफगार्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी कोस्ट लाइन 7516 किलोमीटर की है। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि भारत भी एक सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है एज फार एज मैरिटाइम इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज कंसर्न। लगभग 9 कोस्टल स्टेट्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आपको मैंने कहा था शुरुआत में भी, आपने जो 4 यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि हमारे समुद्री तट पे लाई करती हैं, वो कौन सी हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोस्टल एरियाज, यहाँ पे बहुत सारे मेजर कमर्शियल सिटीज आ जाती हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिफेंस इंस्टॉलेशंस आ जाते हैं, प्राइवेट वेंचर्स आ जाते हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं और उसके अलावा 240 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं जो कि हमारे कोस्ट लाइन की वल्नरेबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस भी आ जाते हैं, जहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे वल्नरेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। चलिए कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया का यहाँ पे मैंने मैप बनाया हुआ है, आप मैप देख सकते हैं। अब ये जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारे पेनिनसुला की, ये काफी टिपिकल ओशियानिक चैलेंजेस भी हमारे लिए पोज करते हैं। बिकॉज पहली बात तो प्रॉक्सिमेट टू मेजर इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स, तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें, बहुत सारा इंपॉर्टेंट मैरिटाइम ट्रेड, ऑयल मैरिटाइम ट्रेड इससे इन रूट से गुजरता है। नेबरहुड स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें तो चाहे वो ताज अटैक्स थे 2008 के, या वो 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट अटैक्स थे, तो उसमें इस्तेमाल किया गया था समुद्री रूट्स का। ट्रांसनेशनल मैरिटाइम क्राइम्स की बात करें, नारकोटिक्स है, इलीगल वेपन्स ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, हमारे पोरस बॉर्डर्स भी हैं, तो ये भी एक चैलेंज रहता है। सो 1993 के जो मुंबई ब्लास्ट थे, यहां पे स्टैब्लिश करा गया था कि जो एक्सप्लोजिव्स, जो हथियार आए थे भारत में, जो बॉम्ब ब्लास्ट करे गए थे बॉम्बे में, दे वर स्मगल्ड थ्रू द सी रूट। और तब इस बात की आवश्यकता पड़ी थी कि हमको एक कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म एक इमर्ज करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। लेकिन एक कोस्टल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट, फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म सही मायने में एक पैराडाइम शिफ्ट लेके आता है कब? 26/11 मुंबई ताज टेरर अटैक्स के बाद। अब जो यूज ऑफ सी रूट है आतंकवादियों के द्वारा, ये हाईलाइट करा गया था ताज टेरर अटैक्स में भी, और उसके चलते जो वल्नरेबिलिटीज हैं हमारी कोस्ट लाइन की, वो भी हमारे सामने एक्सपोज हुई थी। अब स्टेक होल्डर्स कौन है हमारे ओशन गवर्नेंस में? इंडियन कोस्ट गार्ड आ जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड को सेंटिनल्स कहा जाता है, रखवाले कहा जाता है, पहरेदार कहा जाता है ऑफ द सीज।
इंडियन कोस्ट गार्ड आ जाता है, इंडियन नेवी, कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस, कस्टम्स, पोर्ट अथॉरिटीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सेंट्रल और राज्य डिपार्टमेंट्स। चलिए इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें। इंडियन कोस्ट गार्ड एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोस्टल सिक्योरिटी की टेरिटोरियल वाटर्स में, इंक्लूडिंग द एरियाज जिसको कोस्टल पुलिस पेट्रोल करती है। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल कोऑर्डिनेशन, जो तालमेल होती है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट एजेंसीज। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? इंडियन कोस्ट गार्ड की आती है। खास करके जो कोस्टल स्टेट्स की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना, तालमेल करना इंडियन कोस्ट गार्ड का एक इंपेरेटिव है, मैंडेट है। फिर यहाँ पे बात करेंगे सागर कवच के बारे। अब यहाँ पे सागर कवच क्या है? एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट किया जाता है 2 साल में एक बार फॉर एवरी कोस्टल स्टेट। मैंडेट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि एक इंश्योर किया जा सकता है हाई डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस के अगर आने वाले टाइम में कोई ऐसा कोई क्राइसिस हो, कोई थ्रेट हो, तो कैसे उसे डील किया जा सकता है। एनवायरमेंटल थ्रेट हो, सिक्योरिटी थ्रेट हो, कैसे उसे डील किया जा सकता है। थ्रेट परसेप्शन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है 2 साल में एक बारी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जॉइंट कोस्टल पेट्रोल के बारे। तो कुछ एजेंसीज के बारे यहाँ पे बात हो रही है, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, तो आपको पता हो, ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जॉइंट कोस्टल पेट्रोल जो है बाय इंडियन कोस्ट गार्ड और जो कोस्टल पुलिस है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है अक्रॉस ऑल द 9 कोस्टल स्टेट्स एंड द 4 यूनियन टेरिटरीज इन द इंडियन कोस्ट लाइन, जहां पे जो कोस्टल पुलिस पर्सोनल है उनको एम्बार्क किया जाता है ऑन बोर्ड कोस्ट गार्ड शिप्स पे और डिप्लॉय किया जाता है इन कोऑर्डिनेशन विद द इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस मेजर्स फॉर ऑप्टिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सर्विलेंस जो है लगभग 1400 आइलैंड्स की ये मेंटेन की जाती है बाय द रूटीन सोर्टीज बाय ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। अब एपेक्स लेवल मॉनिटरिंग तो एनएसए लेवल तक ही होती है, लेकिन एपेक्स लेवल मॉनिटरिंग की बात करें तो नेशनल कमिटी ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैरिटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी अगेंस्ट द थ्रेट्स फ्रॉम द सी एंड द मल्टी एजेंसी मैरिटाइम सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये जो दोनों डिपार्टमेंट्स है किसके अंडर आते हैं? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर आते हैं। उसके बाद अब ये सिक्योर करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हम अगर अपनी कोस्ट लाइन की बात करें, हमारी कोस्ट लाइन कितने इज इक्वल टू व्हाट? 1/3 ऑफ द लैंड बॉर्डर्स, 33% ऑफ द लैंड बॉर्डर्स, इनफैक्ट 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ की जहां पे बात आती है, यानी कि अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक हम जो मिनरल वेल्थ है वो हार्नेस कर सकते हैं एज पर द लॉज ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज अनक्लॉज के चलते। इनफैक्ट अगर हम EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें, भारत की 18th लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो ये चैलेंजेस हैं, अगेन अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो इसको सेफगार्ड करना, कांस्टेंट सर्विलेंस करना एक बहुत बड़ा मैंडेट बनता है डिफरेंट एजेंसीज का। ऑन एवरेज लगभग 45 से 50 इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स और 10 से 12 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया जाता है ऑन अ डेली बेसिस फॉर द सर्विलेंस ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा राइट है अगर हमने रिसोर्सेज को, मिनरल वेल्थ को हार्नेस करना हो। तो जहां पे पानी की बात आ रही है, समुद्र की बात आ रही है, ये भी ना भूलें कि अपार्ट फ्रॉम फिशरीज रिच मिनरल वेल्थ भी पाया जाता है समुद्रों के नीचे। अब ये जो मल्टी स्टेक होल्डर कंसेप्ट है, अगर हम बात करें डिफरेंट एजेंसीज का, ये इमर्ज किया था। अगर हम अपने कोस्टल सिक्योरिटी की बात करें, दिस इमर्ज्ड आफ्टर द ताज टेरर अटैक्स, और कोस्टल सिक्योरिटी को स्टीयर किया जाता है थ्रू द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द रिस्पेक्टिव कोस्टल स्टेट्स, और ये जो तालमेल है सारी की सारी संभाली जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये ऑप्टिमल अप्रोच है ताकि टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल टास्क एंड हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन को हम इंप्लीमेंट कर सके। कोस्टल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट जो है आज के टाइम का, प्रेजेंट डे का, इसने काफी सक्सेसफुली सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन बिल्ड करा है, जो कि आज के बदलते माहौल में, आज के तनाव के माहौल में बहुत जरूरी है, बहुत रिक्वायर्ड है, और आगे इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो कंक्लूजन एक लाइन में अगर हम सम अप करें, जैसे पुलिस का मैंडेट होता है, स्टेट पुलिस का मैंडेट होता है कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उसी तरह से कोस्टल सिक्योरिटी का मैंडेट क्या है? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर क्लोज टू दी कोस्ट, समुद्री तट की हम बात करें। और ये एक सबसेट है ओशन गवर्नेंस का फॉर मेंटेनिंग गुड ऑर्डर एट दी सी। कोस्टल सिक्योरिटी कैन बी समराइज्ड इनटू इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट मेजर्स, जो कि एक दिन, 2 दिन नहीं, 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ड्यूली कोऑर्डिनेट किए जाते हैं बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये 1-2 दिन के मेजर्स नहीं हैं, ये पूरा साल 24 घंटे चलते रहते हैं, तैनात रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। इसी कारण इंडियन कोस्ट गार्ड के सिपाहियों को, कि पर्सोनल को कहा जाता है जो रखवाले हैं, समुद्र के रखवाले हैं, जो सीज के पहरेदार कहा जाता है, सेंटिनल्स यानी कि पहरेदार कहा जाता है ऑफ द सीज।
अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के कई तौर तरीके हैं, ठीक है, ग्लोबली। लेकिन जो वाटर ट्रांसपोर्ट है स्पेशली थ्रू दी ओशंस एंड सीज, ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है और आने वाले समय में प्लानट की प्रोग्रेस के लिए, लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे भारत भी विकसित होगा, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपैंड करेगा, तो जो कंट्रीज़ हैं वो इंक्रीजिंगली इन्वेस्ट करेंगे सी पोर्ट्स के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर। लॉजिस्टिक कॉस्ट भी एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये काम आगे चलता रहेगा, आगे और कैरी ऑन होता रहेगा। हमको भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली कंट्रीब्यूट करना है। अगर हम इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात करें, लगभग 10% जो दुनिया का शिपिंग जो ट्रेड है वो समुद्र के जरिए होता है और इस करके यहाँ पे रिस्क भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं, पायरेसी की। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल चैलेंजेस भी आते हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम टैंकर्स की हम बात करें, पेट्रोलियम टैंकर्स तो हम बहुत सारा ऑयल मैरीटाइम ट्रेड देखते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मूज से लेकर स्टेट ऑफ मलक्का तक। इनफैक्ट इंडियन नेवी का भी बहुत इंपॉर्टेंट डोमिनेंस है फ्रॉम स्टेट ऑफ हॉर्मूज टू द स्टेट ऑफ मलक्का। अब पेट्रोलियम टैंकर्स की जहां पे बात आती है, ऑयल मैरीटाइम ट्रेड की बात आती है, तो इसके लिए यहाँ पे लार्ज बर्थिंग फैसिलिटीज चाहिए पोर्ट के अंदर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। सी पोर्ट्स को और एफिशिएंटली बिल्डअप करना, तो ये चीजें पैरेलली साथ के साथ चल रही हैं। और जहां पे हम मैरीटाइम ट्रेड की बात करें तो कुछ चैलेंजेस भी आए हैं पोस्ट पैंडेमिक। तो पोस्ट पैंडेमिक के टाइम पे कोविड की हम बात करें तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सप्लाई चेन जो इश्यूज हैं, सप्लाई चेन कॉस्ट है, दे हैड रिजन और ग्लोबलाइजेशन के चलते काफ़ी डिस्ट्रप्शन भी देखा हमने मैरीटाइम ट्रेड में। अभी अगर रशिया यूक्रेन की लड़ाई की बात करें तो आपको याद होगा इसी साल अप्रैल की बात है, कितना सारा अनाज था, कितना सारा वीट था जो कि ब्लैक सी के पोर्ट्स पे अटका पड़ा था, जो कि नहीं आगे जा पा रहा था, क्योंकि बहुत सारा जो वीट है यूक्रेन में, रशिया में प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के चलते हमने देखा कि वोलेटिलिटी ब्लैक सी के पोर्ट्स पे बढ़ी हुई थी और उस वोलेटिलिटी के कारण ट्रेड नहीं हो पा रहा था, वीट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, ऑयल के प्राइसेस में हम उतार चढ़ाव देख रहे थे। तो ये डिस्ट्रप्शन जरूर आते हैं हमारे मैरीटाइम ट्रेड में और ये केवल भारत की बात नहीं हो रही, विश्व भर की यहाँ पे बात हो रही है। अब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन, जहां तक अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात है तो ग्लोबलाइजेशन इज वेरी मच एम्बेडेड हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी में। तो चाहे हम चाबहार पोर्ट की बात करें, चाहे हम INSTC की बात करें, ठीक है, चाहे हम अपने इनलैंड वाटरवेज को ओपन अप करने की बात करें, या चाहे हम चाइना का चैलेंज जो स्वीकार कर रहे हैं कि कैसे अपनी नेवी को हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे अपनी डोमिनेंस इंडियन ओशन में बढ़ा सकते हैं, कैसे मैरीटाइम ट्रेड को हम सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम मैरीटाइम डोमिनेंस को, चाइना का जो मैरीटाइम डोमिनेंस है, कैसे उसको काउंटर कर सकते हैं। तो ये सब स्ट्रैटेजीज के साथ हम भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रही हैं फॉर इंप्रूवमेंट एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस की बात आती है। अब भारत कहाँ प्लेस्ड है? इंडिया इज प्लेस्ड 35th amongst 46 countries as far as protectionism in maritime economies index is concerned। यानी कि हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म की यहाँ पे बात हो रही है as far as maritime trade is concerned। ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि भारत के पास लगभग 32 यार्ड है जहाँ पे शिप बिल्डिंग करी जाती है, लेकिन जो मेजॉरिटी शेयर है शिप बिल्डिंग का, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व है। हमको प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हम फॉरेन वेसल्स की बात करें, इतना सारा जो ऑयल हम रशिया से इम्पोर्ट हमने किया इस साल में, वो कौन से वेसल्स में आ रहा है, कौन से ऑयल टैंकर्स में आ रहा है? यूरोपियन यूनियन बेस्ड ऑयल टैंकर्स में आ रहा है, उनके वेसल्स में आ रहा है। तो हमको वेसल्स ऐसे और प्राइवेटाइज करने पड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे और हमको इंक्रीज करना पड़ेगा उनकी पार्टिसिपेशन को। अब शिप रिपेयर फ्रंट की हम बात करें तो अभी तक हम अभी इतना ज़्यादा पोटेंशियल हार्नेस नहीं कर पाए हैं, एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं। अगर हम शिप रिसाइकलिंग की बात करें तो जो ग्लोबल मार्केट है दैट इज एनीवेयर बिटवीन USD 10 to 12 बिलियन डॉलर्स। हमारा शेयर कितना है? केवल $100 मिलियन, जहां पे हम लगभग 30% यानी कि 30% जो यानी कि इतने सारे हम वाहन, इतने सारे हम जहाज जो सेल कर रहे हैं, जो पुराने हो चुके हैं, जो हम रिपेयर यार्ड्स में बेच रहे हैं, वो 30% भारत से जा रहे हैं। लेकिन रिसाइकलिंग इन वाहन की, इन जहाज़ों की भारत में नहीं हो रही है। बहुत कम शेयर है हमारा शिप रिसाइकलिंग में, शिप बिल्डिंग में भी कम है, शिप रिसाइकलिंग में भी कम है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के बारे, जहाँ पे लगभग 55 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं पोर्ट्स के लिए। जहाँ पे पोर्ट्स की बात आती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, स्मार्ट पोर्ट कंसेप्ट्स की बात आती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना, ऐसे 55 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं। शिपिंग की बात करें, 70 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमारे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में है, जहां पे शिप बिल्डिंग इनिशिएटिव्स हैं, शिप रिपेयरिंग, शिप रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स हैं, स्पेशली अंडर दी सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत। उसी तरह से वाटरवेज की बात करें, 20 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं। अगर हम वाटरवेज को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, इनलैंड वाटरवेज का ट्रेड बढ़ाने की बात करते हैं, जहां पे प्रमोट किया जाएगा कार्गो मूवमेंट को, ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा, मल्टी मोडालिटी एंड कोस्टल इंटीग्रेशन को, और रिवर क्रूज टूरिज्म को भी यहाँ पे बहुत मद्देनजर रख के बात करी गई है।
अभी रिसेंटली अनाउंस करी गई थी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जिसका मेन एम क्या है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको थोड़ा रिड्यूस करना है। द मेन एम इज टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट डाउन अमंग मेनी अदर इंटेंडेड बेनिफिट्स। अब ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करें, जो लॉन्च करी गई थी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, एक सिग्निफिकेंट स्टेप है एज फार एज फुलफिलिंग द प्रण। हमने जो 5 प्रण लिए थे इंडिपेंडेंस डे पे, मोदी जी ने 5 प्रण लिए थे, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रण ऑफ इंडिया ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री। ऑब्जेक्टिव क्या है कि लास्ट माइल डिलीवरी को थोड़ा इनहांस करना, इंप्रूव करना, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस को खत्म करना, पैसे बचाना। सी, टाइम सेव्ड इज मनी सेव्ड जैसे हम कहते हैं, तो अगर टाइम बचेगा तो पैसा भी बचेगा, ठीक है। अब जैसे आईएनएसटीसी की बात करें तो आईएनएसटीसी के ऑपरेशनल होने से कितना कम टाइम लगेगा ट्रेड करने में। अगर चीजें रशिया से इंडिया आनी है तो टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगा। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स पे हमको बहुत ज्यादा काम करना है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। गोल क्या है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का? टू लोअर द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स फ्रॉम इट्स करंट 14% ऑफ जीडीपी टू लेस देन 10% बाय 2022, डिस्पाइट द हाईली फ्रैगमेंटेड नेचर ऑफ आवर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। The policy also aims to make Indian goods more competitive as compared to the other economies and simultaneously also promoting economic growth, और साथ के साथ जो जॉब पॉसिबिलिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको भी एक्सपैंड करने का फोकस इस पॉलिसी के मद्देनजर करा जाएगा। फिर हम बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी की। तो ब्लू इकोनॉमी की जहां पे बात आती है तो वहां पे 2 बातें समझनी जरूरी है। एक तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मरीन इकोलॉजी कंजर्वेशन, और दूसरी बात है कि जो हमारे एक्वेटिक रिसोर्सेज हैं, जो मरीन रिसोर्सेज हैं, कैसे हम उनको हार्नेस कर सकते हैं, चाहे वो मिनरल वेल्थ है, चाहे वो फिशरीज है। तो 1/3 ऑफ द प्लैनेट अर्थ इज लैंड एंड द रिमेनिंग 2/3 इज वाटर। तो मैनकाइंड, अब हमने बहुत नेचर को एक्सप्लॉइट भी करा है अपने एंड्स को सर्व करने के लिए। जैसे गांधी जी कहते हैं दैट देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। तो हमारे ग्रीड के कारण हमने वातावरण को बहुत एक्सप्लॉइट करा है, तो चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, प्रदूषित है। और जैसे आबादी बढ़ती जा रही है तो वैसे जो लैंड है, जो लैंड यूज पैटर्न है, वो तो वैसा ही है, लैंड और कम होता जा रहा है। बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं रिसोर्सेज के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, एक्वेटिक रिसोर्सेज के ऊपर। अब लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रही है, और जो कुदरत की अपनी कैपेसिटी है अपने आप को रीजनरेट करने की, जो नेचुरल सिस्टम की जो कैपेसिटी है रीजनरेट करने की, वो भी कम होते जा रही है। और जो हमारा पैटर्न है और जो प्रैक्टिसेस हैं यूजिंग लैंड, दिस हैज आल्सो डिमिनिश्ड द नेचुरल रिसोर्सेज वेल्थ एंडाउड बाय नेचर। अब अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, इंडियन ओशन ट्रायंगुलर इन शेप है, तो उसके 2 आर्म्स अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल हमारे कोस्ट लाइन पे लाई करते हैं। एंड इंडियन ओशन 3rd लार्जेस्ट है, ये आपको पता हो, ऑब्जेक्टिव बात है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ मोर देन 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सटेंसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज जो हैं, इंडियन ओशन रिम यानी कि किनारा, तो केवल इंडियन ओशन की जहां पे बात आती है तो भारत को ये तो इंश्योर करना ही है कि जो हमारी कोस्टल कम्युनिटीज है, जो हमारी कोस्टल स्टेट्स है, वो हार्नेस कर पाए ओशन वेल्थ का। लेकिन साथ के साथ जो और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो और आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो इंडियन ओशन के किनारे पे लाए करती हैं, उनके प्रति भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। उनके प्रति भी, उनकी जो मरीन वेल्थ है, जो मरीन इकोलॉजी है, कंजर्व कैसे करा जाए, उनके प्रति भी हमको ख्याल रखना है। अब ये जो रिम कंट्रीज की हम बात करते हैं, इंडियन ओशन रिम कंट्रीज यानी कि इंडियन ओशन के किनारे पे जो कंट्रीज लाई करते हैं, दे आर होम टू 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड दे रिलाई एक्सटेंसिवली ऑन मरीन इकोलॉजी, ऑन मरीन रिसोर्सेज, उनके लाइवलीहुड के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए, अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए। नाउ मैरिटाइम गवर्नेंस एंड ब्लू इकोनॉमी की जहां पे बात आती है, तो जो हमारी ज्योग्राफिकल और जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है, और बहुत एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हम लाई करते हैं, सो दैट इज वेरी, एंड सो इंडियन ओशन एंड द इंडियन ओशन लिटोरल कंट्रीज, दे आर वेरी क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन इंडिया। अब इंडिया हैज बीन लीडिंग दिस कंसेप्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट विद अ ग्रेटर फोकस ऑन द इंडियन ओशन रीजन। इसके चलते अगेन 2015 में सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये टर्म कॉइन करा गया था, ये पॉलिसी कॉइन करी गई थी मोदी जी के द्वारा। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो बहुत वाइटल है टू द इकोनॉमीज, फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल लिविंग अक्रॉस द लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन। हम फोकस कर रहे हैं मैरिटाइम गवर्नेंस को एडवांस करने के लिए, ताकि मैरिटाइम गवर्नेंस को एडवांस करेंगे, ब्लू इकोनॉमी के कंसेप्ट को भी और एडवांस कर पाएंगे। तो जो करंट गवर्नेंस फ्रेमवर्क है मरीन रिसोर्सेज का, मैनेजमेंट का इंडियन ओशन में, ये एक्सप्लोर करता है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं ब्लू इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। बिकॉज अगेन एक तो है रिसोर्सेज को हार्नेस करना, लाइवलीहुड इश्यूज को एड्रेस करना, फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करना, लेकिन ये सब चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से करनी है। तो मैरिटाइम सिक्योरिटी बहुत एसेंशियल है ये होलिस्टिक अप्रोच को, ब्लू इकोनॉमी की होलिस्टिक अप्रोच को इंश्योर करने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नेंस की बात आ जाती है, मेंटेनेंस ऑफ ओशंस की बात आ जाती है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। तो ब्लू इकोनॉमी वन लाइन में अगर हम कहें, इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट pertaining to the sustainable development of resources and assets in the oceans.
in a manner which also ensures equity, inclusivity, innovation and harnessing modern technology as well. तो अगर हम कंसेप्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी वर्सेस ओशन इकोनॉमी की बात करें तो बहुत एक सटल डिफरेंस यहां पे आ जाता है। ब्लू इकोनॉमी एक नया और एक बहुत कंटेम्प्रेरी कंसेप्ट है और ये बहुत क्लोज है, ये कंसेप्ट बहुत क्लोज है जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के प्रति, ठीक है। और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, मीडिया है, एक्सपर्ट्स हैं जो कि ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और ब्लू इकोनॉमी एक इंटेग्रल एलिमेंट माना जाता है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। तो ओशन इकोनॉमी में आप मिनरल वेल्थ को हार्नेस कर रहे हैं, लेकिन यहां पे आप एक सस्टेनेबल वे में मिनरल वेल्थ को हार्नेस करने की बात कर रहे हैं। तो यहां पे डिफरेंस आ जाता है ब्लू इकोनॉमी वर्सेस ओशन इकोनॉमी का। तो पूछा जाए कि भाई वाई फोकस ऑन ब्लू इकोनॉमी, तो देखिए दिस विल कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी एलिविएशन, मिटिगेशन एंड रेजिलियंस टू द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं, तो कैसे उसे बचा जा सकता है, कैसे कोस्टल कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनकी रेजिलियंस कैसे बढ़ाई जा सकती है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को एनहांस करना, मैरिटाइम कनेक्टिविटी को एनहांस करना, जॉब क्रिएशन और यानी कि और जॉब क्रिएट्स करना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स, सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। नाउ इट मे बी अंडरलाइन, जो थिएटर है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ब्लू इकोनॉमी हमारे दृष्टिकोण से, हमारे नजरिए से विल ऑब्वियसली विल बी द वाटर सराउंडिंग द इंडियन ओशन, ठीक है। तो जो कंट्री सिचुएटेड है हमारी इमीडिएट और एक्सटेंडेड नेबरहुड में, तो उनके प्रति भी हमारी अटेंशन जानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आफ्टर ऑल जितनी भी कंट्रीज हैं इंडियन ओशन में, अगर हम इंडियन ओशन लिटोरल कंट्रीज की बात करें, दे लुक अप टू इंडिया एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर देम, दे डोंट वांट टू लुक अप टू चाइना एज बीइंग द सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर देम। और ब्लू इकोनॉमी जो कंसेप्ट है एक बहुत अच्छा एक पाथ प्रोवाइड करता है टुवर्ड फूड सिक्योरिटी एंड मिलियंस ऑफ जॉब्स टू द अनएम्प्लॉयड। अब ओवरव्यू ऑफ इंडियाज ब्लू इकोनॉमी की बात करें, सो दिस अकाउंट्स फॉर मोर देन 4% ऑफ इंडियाज जीडीपी, और ये आने वाले टाइम में और बढ़ सकता है। काफी हमने मैरीटाइम ट्रेड में डिस्ट्रप्शन देखा। अगर हम अपने ब्लू इकोनॉमीज की बात करें, फिशरी ट्रेड की बात करें, या जो मिनरल जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो मरीन मिनरल्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमने काफी वहां पे हमने एक रिडक्शन देखा बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। इनफैक्ट अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स की बात करें, दैट वाज वर्थ $7.2 बिलियन बिटवीन अप्रैल 2021 टू फरवरी 2022। फिशरीज और मिनरल जो हैं ये दो बहुत वायबल कंपोनेंट्स हैं हमारी ब्लू इकोनॉमी के। बहुत सारे लोग, कितने सारे मछुआरे हैं, 40 लाख से ज्यादा मछुआरे हैं, ठीक है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। तो कभी आप फिशरीज के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, इस लाइन को जरूर लिखिएगा कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। और इंडिया कंप्राइज करता है 200 पोर्ट, जिसमें से 12 मेजर पोर्ट्स हैं और बाकी जो है नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। कितना सारा कार्गो ट्रेड यहाँ पे हैंडल किया जाता है, हाईएस्ट कहाँ पे होता है, मोरमुगांव पोर्ट में, जो कि गोवा में लोकेटेड है। शिप बिल्डिंग एंड शिपिंग आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्लू इकोनॉमी। बहुत सारा जो हमारे देश का जो ऑयल और गैस है वो सप्लाई किया जाता है बाय सी, लीडिंग टू मेक द इंडियन ओशन रीजन वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी सेंट्रल टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी इनेबलर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं। अगेन इंडियन कोस्ट गार्ड की यहां पे बात हो रही है। दिस इज वन ऑफ द मेजर मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है। अब हम बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं दो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स के बीच में। एक तो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पर्शियन गल्फ में है, आपको आगे मैं मैप भी दिखा देता हूं। ये आ गया आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ये सिंगापुर के पास आ गया आपका स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा आपका मैरीटाइम ट्रेड होता है, मैरीटाइम ऑयल ट्रेड होता है, ठीक है। अब ये जो स्टेट्स हैं, दीज स्टेट्स ऑन द रिम, द किनारा ऑफ द इंडियन ओशन, दे आर लेस्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज फ्रॉम 4 कॉन्टिनेंट्स। वो कौन से 4 कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो इंडियन ओशन का जो किनारा है इन चारों कॉन्टिनेंट्स के साथ टच होता है। चलिए, अब जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक ऑफ हैजर्डस एंड नॉक्शियस सब्सटेंसेस है, तो यहाँ पे पोल्यूशन की हम बात करें, इंडस्ट्रियल डिस्पोजल की बात करें, ये भी बहुत बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारी मरीन इकोलॉजी के ऊपर स्ट्रेस ऐड कर रहा है। उसके अलावा पायरेसी आ जाता है और ट्रांसनेशनल क्राइम्स आ जाते हैं, ये भी बहुत रैम्पेंट है। सच क्राइम्स दे सपोर्ट मिलिटेंट एक्टिविज्म एंड होममेड इंसर्जेंसीज। हम इलिसिट वेपन्स ट्रैफिकिंग की बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो आने वाले समय में इंडियन कोस्ट गार्ड एक मेजर रोल प्ले करेगा। तभी करके हमने पीछे कहा ना कि इंडियन कोस्ट गार्ड सेंटिनल्स ऑफ द सी, पहरेदार ऑफ द सी, रखवाले ऑफ द सी। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात आती है तो यहां पे कुछ नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आ जाते हैं। तो नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स यानी कि पायरेसी, मैरीटाइम टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग, इसके बारे WTO के फोरम पे बहुत बात करी गई थी इस साल जो WTO की मीटिंग हुई थी। इलीगल इमिग्रेशन एंड स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड ड्रग्स।
तो मैरिटाइम सिक्योरिटी सही मायने में एक इनेबलर है, एक फैसिलिटेटर है ब्लू इकोनॉमी का। फॉर एग्जांपल कि कैसे जो नेविगेशन रूट्स है कैसे उसको सेफगार्ड किया जा सकता है, कैसे इंपॉर्टेंट ओशनोग्राफिक डेटा दिया जा सकता है मरीन इंडस्ट्रीज को, और कैसे जो वैल्यूएबल मरीन रिसोर्सेज हैं, तो कोस्टल कम्युनिटीज के जो राइट्स हैं इन मरीन रिसोर्सेज के ऊपर कैसे वो प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स दे हैव इफेक्ट्स ऑन द मिलिट्री एंड आल्सो ऑन द पॉलिसी, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल। तो आज के टाइम में मिनरल्स बहुत सिग्निफिकेंट ड्राइवर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जहां पे भारत और चाइना के बीच में टक्कर की यहां पे लड़ाई है। बहुत एक्टिव नेशंस हैं इंडियन ओशन रीजन में जो कि मिनरल वेल्थ को हार्नेस करना चाहते हैं। चाइना ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहा है मिनरल्स को एट द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन बॉर्डर। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अनसर्टनिटीज भी आती है जहां पे मिनरल एक्सप्लोरेशन की बात आती है। ठीक है, बिकॉज क्यों? बिकॉज दैट हमने सस्टेनेबल तरीके से करना है ना। अभी हमने बात करी फिशरीज एंड मिनरल्स के बारे, ब्लू इकोनॉमी के बारे बात करी, लेकिन एक सस्टेनेबल तरीके से। ठीक है, सस्टेनेबल एक इकोलॉजिकल एक तरीके से यहां पे करने की बात हो रही है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर हम हार्नेस करेंगे, ज्यादा मिनरल वेल्थ को एक्सप्लोर करेंगे, उससे पोल्यूशन भी बहुत होगा इक्वेटिक इकोसिस्टम में। सो देयर इज अ नीड टू कंडक्ट मोर रिसर्च ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कि इंपैक्ट क्या होगा, क्या प्रभाव होगा डीप सी माइनिंग का ऑन दी ओशन इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। चलिए सो दोस्तों, अब अगला हम पार्ट 2 डिस्कस करते हैं कुछ ही देर में। तो चलिए दोस्तों, यहां पे हम पार्ट 2 को शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी योजना नवंबर 2022 के डिस्कशन एनालिसिस को। पार्ट टू में हमारे अगेन 4 टॉपिक्स रहेंगे: मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, सेलिंग थ्रू द हिस्ट्री, इंडियन कोस्टल कम्युनिटी एंड क्लाइमेट चेंज, और अंत में बात करेंगे पोर्ट लेड डेवलपमेंट के बारे। आइए शुरू करते हैं। पहले मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें। हर साल हम कितना सारा प्लास्टिक, हालांकि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन लग चुका है, लेकिन कितना सारा लाखों में हम प्लास्टिक डिस्पोज कर रहे हैं। ह्यूमंस प्रोड्यूस 330 करोड़ से ज्यादा 30 करोड़ टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 11 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दैट इवेंचुअली कहां जाता है? पानी में जा रहा है, समुद्रों में जा रहा है, महासागरों में जा रहा है। इनफैक्ट आंकड़े बताते हैं कि और 25-26 सालों में बाय 2050 देयर कुड बी मोर प्लास्टिक्स दैन फिशेस इन द ओशन। और प्लास्टिक्स इतनी आसानी से डिसअपेयर नहीं होता, प्लास्टिक और ज्यादा ब्रेक करके स्मॉल हो जाता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं, इस तरह के जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, ये फिश स्वॉलो करते हैं। फिश को अगर हम खाते हैं तो वो हमारी फूड चेन में भी आता है। तो ये पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। सोर्सेज क्या है मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन के? एक तो लैंड बेस्ड सोर्सेज आ जाते हैं, जहां पे जो प्लास्टिक वेस्ट है वो एंटर होता है ओशन में फ्रॉम द कोस्टल पॉपुलेशन, जो कि समुद्री तट के 50 किलोमीटर के भीतर में रह रहे हैं। या ओशन बेस्ड सोर्सेज आ जाते हैं, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट दिस कैन ऑल्सो एंटर द ओशन डायरेक्टली फ्रॉम दी ओशन बेस्ड रिसोर्सेज। जैसे फिशिंग की बात करें, इंडस्ट्री है, कमर्शियल और रिक्रिएशनल शिपिंग की बात करें, टूरिज्म की बात करें, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की बात हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिपोर्ट करा गया है, तो मरीन डेब्रिस को बहुत ज्यादा पाया गया था अलोंग दी कोस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एज वेल। ठीक है, ये रिपोर्ट अभी पीछे आई थी। इट इज रिपोर्टेड कि लगभग 8 से 10% जो कि टोटल सॉलिड वेस्ट है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है प्लास्टिक वेस्ट के फॉर्म में, ये टॉप 3 सिटीज ऑफ इंडिया, यानी कि दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, तो ये 3 जो बहुत महानगरियां हैं, जो बहुत बड़ी सिटीज हैं, ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को। प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है भारत में वो लगभग 40% इंक्रीज कर चुका है। हालांकि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज कर चुका है बाय लगभग 40%। एंड नाउ दिस स्टैंड्स एट अराउंड अबाउट 10 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर। 5 साल पहले ये आधा था, 5.7 मिलियन टन्स पर ईयर था, तो ये बढ़ता जा रहा है। फिर हम फिशिंग की हमने बात करी है, ओशन बेस्ड सोर्सेज ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, ओशन बेस्ड सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन की हमने बात करी, तो वहां पे फिशिंग की भी बात आती है। और जो अबैंडन, लॉस्ट या डिस्कार्डेड फिशिंग गियर है, यानी कि जो इस्तेमाल किया जाता है, जो फिशिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, उसको डिस्पोज ऑफ एक अनसाइंटिफिक तरीके में किया जाता है समुद्रों में, पानी में। मोस्ट ऑफ द लॉस्ट गियर्स दे आर रिट्रीव्ड बाय द फिशर्स। The little that remains causes very serious problems to the marine ecosystem. बहुत सारी ऐसी एक्वेटिक स्पीशीज हैं जो कि मारे जाते हैं ये वेस्ट को कंज्यूम करने से, बिकॉज ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ये अब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इतनी आसानी से डिकम्पोज नहीं करता। कितने सालों तक ये पानी में पड़ा रहेगा, कितने सालों में ये और ऐसे उनके फूड चेन में जाता रहेगा, और कितने सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मारे जाएंगे। Microplastic is about 5 millimeter in diameter and it is always disposed into the environment through human activities, through anthropogenic sources. और इसको लोकेट करना, ट्रैक करना, स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एक और मेजर इशू जो माइक्रोप्लास्टिक के साथ है वो ये है कि वो बहुत हाई एफिनिटी दिखाते हैं बाकी टॉक्सिकेंट्स के साथ, विच मेक्स देम वेरी डेंजरस टू इंजेस्ट। वन ऑफ द मेन प्लास्टिक्स
पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट की हम बात करें, पेट की हम बात करें, ये हमारे कपड़ों पे पाया जाता है। और जब ये कपड़े धोते हैं तो स्मॉल प्लास्टिक नोन एज माइक्रो प्लास्टिक रिलीज किया जाता है। तो ये आपके लिए शायद इंफॉर्मेशन होगी, आपके लिए नई बात होगी, मैं भी ये पढ़ रहा था, मेरे को भी नई बात लगी, तो ये बात आप जरूर नोट करिएगा कि कपड़ों से भी माइक्रो प्लास्टिक जा सकता है पानी में। फिर यहां पे हम बात करें स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के बारे, तो 75वीं सालगिरह पे भारत के इंडिपेंडेंस की एक कोस्टल क्लीन अप एक्सरसाइज कैरी ऑन करी गई थी एट 75 बीचेस अक्रॉस द कंट्री फॉर 75 डेज ओवर आर 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। इनफैक्ट 17 सितंबर 2022 को मनाया जाता है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय करते हैं प्लास्टिक को, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिसमें वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बनाते हैं, बिकॉज प्लास्टिक को एम्प्लॉय करना प्रोडक्शन में बहुत इजी माना जाता है, ईज ऑफ प्रोडक्शन के कारण। ठीक है, इसके चलते सर्टेनली उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में एफिशिएंसी एनहांस करी होगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ाए होंगे, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ रही होगी। अगर हम पेट्रोकेमिकल सेक्टर की बात करें, ये बैकबोन माना जाता है प्लास्टिक प्रोडक्शन का, बहुत सारा प्लास्टिक प्रोडक्शन इस सेक्टर में होता है। तो बहुत जरूरी है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ करना, लेकिन अगेन ब्लू इकोनॉमी वाला कंसेप्ट यहां पे आता है सस्टेनेबल तरीके से। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखनी है, लेकिन हमको प्लास्टिक डिस्पोजल का भी तौर तरीका देखना है, जहां पे प्लास्टिक प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन से डील किया जाए, ये भी बहुत जरूरी है हमारी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी के लिए। आने वाले समय में हम अगर अपने एक्सपोर्ट्स की बात करें, वो डबल करेंगे, ठीक है, ओइंग टू द ग्रोइंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। लेकिन हाउएवर एट द मैचिंग रेट जो वॉल्यूम है प्लास्टिक वेस्ट का, वो भी बढ़ता जा रहा है, केवल भारत में नहीं दुनिया भर में। तो जो मेजर चैलेंज है वो क्या है कि चलो आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, आप और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसमें प्लास्टिक को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो सेग्रीगेट करना और रीएग्रीगेट करना प्लास्टिक वेस्ट स्ट्रीम्स को, जैसे पैकेजिंग की बात आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम में। देन सेलिंग थ्रू हिस्ट्रीज की हम बात करेंगे। सेलिंग थ्रू हिस्ट्री में विमान वाहक की बात करेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करेंगे। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत सारे बेनिफिट्स हमको देते हैं, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हमको देते हैं। ठीक है, अपनी नेवी को हमने डोमिनेंट बनाना है अपनी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी के लिए। जैसे चाइना से हमको चैलेंज मिला हुआ है कि चाइना बहुत एक स्ट्रॉन्ग नेवी बन रहा है, चाइना बहुत मॉडर्न प्लान्स अपनी नेवी के लिए रोल आउट कर रहा है, तो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने INS बोरमुगाओ के बारे में पढ़ा, INS विक्रांत के बारे में साल में पढ़ा, तो बहुत जरूरी है कि ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी नेवी फ्लीट में और ऐड होते रहे आने वाले टाइम में, जो कि मदद करते हैं एयर डिफेंस में, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग में, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें, या एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस हैं, तो ये प्रिंसिपल फंक्शंस होते हैं विमान वाहक के, एयरक्राफ्ट कैरियर के। तो यहां पे थोड़े हम फैक्चुअल बात करते हैं INS विक्रांत के बारे, जो कि भारत का पहला विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर था। इसको लॉन्च करा गया था सितंबर 1945 में एज HMS हरकुलिस। मार्च 1961 में इसको कमीशन करा गया था बाय द नेम ऑफ विक्रांत इन इट्स फर्स्ट अवतार। INS विक्रांत वाज द फर्स्ट एवर कैरियर फॉर एन एशियन कंट्री एंड दैट रिमेन्ड सो फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसको कमीशन करने के बाद INS विक्रांत का इस्तेमाल किया गया था गोवा लिबरेशन ऑपरेशन में 1961 में। रिसेंटली 19 दिसंबर को ही गोवा लिबरेशन डे बनाया गया था। 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भी इस विमान वाहक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, लीडिंग टू द बर्थ ऑफ बांग्लादेश। इसको डीकमीशन कर दिया फ्रॉम एक्टिव सर्विस इन जनवरी 1997। तो ये विक्रांत की पुरानी तस्वीर है। अभी अगर हम इस साल की बात करें, INS विक्रांत को फिर से लॉन्च करा गया है आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव के चलते। यहाँ पे ओवरऑल इंडिजिनस कंटेंट जो है 76% का है। ये 262 मीटर लॉन्ग कैरियर है, जिसमें फुल डिस्प्लेसमेंट है ऑफ अराउंड 45,000 टन का। दिस इज मच लार्जर एंड एडवांस देन द प्रीवियस INS विक्रांत एज वेल। इसको डिजाइन किया गया है इंडियन नेवी इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, एंड इसको बिल्ड करा गया है बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। विक्रांत हैज बीन बिल्ट विद द स्टेट ऑफ आर्ट ऑटोमेशन फीचर्स, और ये लार्जेस्ट शिप एवर है विच इज बिल्ट इन द मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो बहुत बड़ा बूस्ट मिला है हमारे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को। चलिए, उसके बाद INS विराट की हम बात करें तो 30 इयर्स ऑफ सर्विस टू द नेशन, बिकॉज 2017 में इसको डीकमीशन करा गया था। ऑफिशियली इसको कमीशन करा गया था इंडियन नेवी में 1987 में। INS विराट का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था, ब्रिटिश रॉयल नेवी एज HMS हर्मीज इन नवंबर 1959 इसको कमीशन करा गया था। इंडियन नेवी अक्वायर्ड द HMS हर्मीज इन अप्रैल 1986, तो 87 में ऑफिशियली इंडियन नेवी में इसको कमीशन करा गया। INS विराट का जो पहला मेजर ऑपरेशन था, जो हमारे पीस कीपिंग ऑपरेशन थे श्रीलंका में, तो ऑपरेशन जुपिटर के चलते बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया था INS विराट ने।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कारगिल की लड़ाई में भी 1999 में आईएनएस विराट को कराची के पोर्ट पे डिप्लॉय करा गया था। इवन जो ऑपरेशन पराक्रम इनफैक्ट जनवरी 2002 की बात है, द आफ्टरमैथ ऑफ द अटैक्स व्हिच हैपेंड इन पार्लियामेंट ऑन द 13 दिसंबर 2001, उसके बाद भी आईएनएस विराट को मोबिलाइज किया गया था अक्रॉस वेरियस पोर्ट्स इन पाकिस्तान। दिस वाज जनवरी 2002 आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ। अब उसके बाद दिस शिप हैज एडिशनली टेकन पार्ट इन अ नंबर ऑफ फॉरेन जॉइंट एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जांपल हम मालाबार एक्सरसाइज की बात करें विद द यूएस नेवी, वरुणा विद द फ्रेंच नेवी, और इसको डीकमीशन करा गया फ्रॉम सर्विस इन मार्च 2017, ये बात आपको पता हो। फिर आईएनएस विक्रमादित्य की बात आती है तो ये रशिया के द्वारा रिफर्बिश करा गया था। एडमिरल गोर्शकोव, दिस वाज कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी एज आईएनएस विक्रमादित्य ऑन द November 16, 2013. This is the state of the art ship capable of operating a versatile range of high performance aircraft। तो यहाँ पे जो मिग के जो जहाज हैं, MiG-29 के फाइटर्स की बात करें, ये यहाँ पे कंपैटिबल हैं। चेतक्स की बात करें तो दिस शिप इज ओवर 285 मीटर्स लॉन्ग एंड 60 मीटर्स वाइड, बिगेस्ट शिप इन द इंडियन नेवी माना जाता है। 23 डेक्स हैं एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स। तो कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फीचर्स यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो विमान वाहक है, दिस कैन कैरी ओवर 30 एयरक्राफ्ट कंप्राइजिंग an assortment of MiG-29K, Sea Harrier, Kamov 31, Kamov 28 और etc. जो बाकी हेलीकॉप्टर्स हैं, जो जहाज हैं, इनको कैरी कर सकता है। MiG-29K स्विंग रोल फाइटर की हम बात करें, ये मेन ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म है और ये प्रोवाइड करता है क्वांटम जंप फॉर द इंडियन नेवीज मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब इसमें जो फोर्थ जनरेशन, मैं MiG-29K की बात करूं तो जो फोर्थ जनरेशन जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी इक्विप हो सकते हैं आईएनएस विक्रमादित्य में और एक बहुत मेजर एक बूस्ट प्रोवाइड करेंगे इंडियन नेवी को, माउंटेड ऑन दी आईएनएस विक्रमादित्य। फिर हम बात करेंगे इंडियन कोस्टल कम्युनिटी एंड क्लाइमेट चेंज की। देखिए अब हम यहाँ पे अपनी कोस्टल कम्युनिटी की बात करें, लगभग 14 से 15% जो हमारी आबादी है भारत की वो समुद्री तट पे रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं। As per the census data of 2011, there are 486 census towns along the coast of India. राइट, पॉपुलेशन लगभग 42 मिलियन के आसपास की है। अब इंडियाज कोस्ट इज वल्नरेबल टू एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट एक्टिविटीज कपल्ड विद द क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स। सी लेवल राइज होता है तो किसको ज्यादा इंपैक्ट होगा? जो लोग लो लाइंग एरियाज में रह रहे हैं, कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको ज्यादा इंपैक्ट होगा। ठीक है, जो नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी है 2006 की, उसने इंडिकेट करा था दैट आने वाले समय में सी लेवल राइज जो होगा, बिकॉज बर्फ पिघल रही है क्लाइमेट चेंज के कारण, जो सी लेवल राइज हो रहा है, इसका मेजर और एडवर्सेरियल इंपैक्ट होगा कोस्टल एनवायरमेंट के लिए। तो ग्लोबली जो रेट ऑफ सी लेवल राइज है दैट इज एनीवेयर अबाउट 4.5 मिलीमीटर पर ईयर। ये बहुत ज्यादा है, मिलीमीटर में होगा लेकिन बहुत ज्यादा है, हर साल बढ़ रहा है सी लेवल। तो जो सी लेवल राइज है दिस हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन द कोस्टल रीजन्स, और ये दिस कॉजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क इन रिट्रीटिंग, सबमर्शन, इरोजन एंड इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी टू एक्सट्रीम मरीन इवेंट्स। और अब दिस इज नॉट हिडन सीक्रेट, जो सी लेवल राइज है दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब हैजार्ड लाइन की यहां पे बात आती है, तो फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों की रोजी रोटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, खास करके कोस्टल कम्युनिटीज की अगर हम लाइवलीहुड की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज थ्रू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड द नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, उन्होंने प्रिपेयर करी है हैजार्ड लाइन मैप, हैजार्ड लाइन मैप, HL मैप। अब जो हैजार्ड लाइन है दिस हैज बीन सजेस्टेड एज अ टूल, ताकि एज अ टूल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के कैसे और बेस्ट प्रैक्टिसेस के जरिए हम कॉन्सिक्वेंसेस जो है साइक्लोन्स के, सुनामी के, इस तरह के डिजास्टर्स के कैसे मिटिगेट कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि कोस्टल एरियाज पे रहते हैं, ताकि उनके लाइवलीहुड को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, उनके घरों को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, कैसे वल्नरेबिलिटी तो है लेकिन वल्नरेबिलिटी कैसे रिड्यूस की जा सकती है ऑफ द पीपल लिविंग अक्रॉस द कोस्टल कम्युनिटीज। तो यहाँ पे हैजार्ड लाइन मैप की बात आती है। तो हैजार्ड लाइन को डिमार्केट किया जाता है टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ पॉसिबल टाइड्स, वेव्स, सी लेवल राइज एंड द कोस्ट लाइन मॉडिफिकेशन, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है। ठीक है, पुराने पैटर्न को यहाँ पे मद्देनजर रखें और आने वाले टाइम में कैसे पैटर्न चेंज हो सकता है, कैसे कोस्ट लाइन मॉडिफाई हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो ये सब पैटर्न्स को स्टडी करके यहाँ पे एक हैजार्ड लाइन मैप बनाया जाता है। इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर द कोस्टल एनवायरमेंट। चलिए अगर हम सी सर्विस टेम्परेचर्स की बात करें तो जो चेंजेस है ओशन टेम्परेचर्स में और जो करंट इंक्रीज है सी सर्विस टेम्परेचर में, इसके चलते भी काफ़ी हम देख रहे हैं, तब्दीली देख रहे हैं वातावरण में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, क्लाइमेट पैटर्न्स में। अब सी सर्विस टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके कारण जो फिश माइग्रेशन है उनका जो पैटर्न है वो भी बदलेगा। ठीक है, फिश की लाइफ के ऊपर, फिश की हेल्थ के ऊपर भी इंपैक्ट होगा। ओशन एसिडिफिकेशन की बात करें, सैलिनिटी लेवल्स की बात करें, ये भी बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली फिश स्टॉक जो होगा सी में वो कम होता आएगा। अब चेंजेस जो है सी सरफेस टेम्परेचर के केवल फिश स्टॉक या बायोमास को इंपैक्ट नहीं करते हैं, बट इसके चलते साइक्लोन्स भी काफी आते हैं। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस नॉर्मली बिकम साइक्लोन्स अगर सी सरफेस टेम्परेचर
26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। जैसे सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे जो वाटर वेपर का सैचुरेशन है वो भी बढ़ेगा, वाटर वेपर सैचुरेशन बढ़ेगा तो जो लेटेंट हीट ऑफ वाटर है वो भी बढ़ेगी, और इसके चलते साइक्लोन्स और इंटेंसिटी के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ आएंगे, मैसिवली आएंगे। तो क्लाइमेट चेंज पैरामीटर्स दे इंक्रीज ड्रॉट कंडीशंस इन द कोस्टल एरियाज एज वेल, लेकिन ड्रॉट इफेक्ट्स द कोस्टल विलेज थ्रू प्रोलॉन्ग्ड शॉर्टेजेस इन वाटर सप्लाई। तो क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट है, वो मरीन लाइफ के ऊपर, प्रोडक्टिविटी ऑफ मरीन फिशरीज के ऊपर काफी बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर। फिशरी, आपको जैसे अभी मैंने पीछे भी बताया था कि लगभग हमारे देश में 40 लाख से ज्यादा मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं। तो फिशरी उनके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, लेकिन सोर्स ऑफ फूड भी है, सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है, सोर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी भी है, स्पेशली फॉर द कोस्टल कम्युनिटी। तो हमको प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो ये जो टूल्स है, जैसे हैजर्ड लाइन मैप की हमने बात करी, इसको एफिशिएंटली हमको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात करेगी, सजेशन दिया गया है कि हम एक लाइवलीहुड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को डिप्लॉय करें, इसको यूज करें, जो कि सपोर्ट कर सकता है लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज रिस्क। तो कौन से ऐसे हैबिटेट्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ठीक है, उनको डीमार्केट किया जाए। और खास करके अगर ऐसा लगता है कि फ्लड आएगा, साइक्लोन आएगा, तो जो ऐसे हैबिटेट्स को, ऐसे एरियाज को जो डीमार्केट किया गया है, तो उन लोगों के लिए डिफरेंट शेल्टर्स बनाए जाए एट द टाइम ऑफ फ्लड्स, ताकि क्विकली उनको उन शेल्टर्स भी डिप्लॉय किया जा सकता है। सूटेबल इवैक्यूएशन लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, बनाना इन द टाइम्स ऑफ साइक्लोन, इन द टाइम्स ऑफ फ्लड, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे सूटेबल इवैक्यूएशन प्रोग्राम बना के, ऐसे सूटेबल लोकेशंस बना के लोगों को अवेयर करना, कोस्टल कम्युनिटीज को अवेयर करना, वो भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर हम बात करेंगे पोर्ट लेड डेवलपमेंट के बारे। तो यहाँ पे सागरमाला की बात आ जाती है। सागरमाला एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का, टू प्रमोट पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन द कंट्री थ्रू हार्नेसिंग आर 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। मेन विजन क्या है सागरमाला प्रोग्राम का? टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट, जैसे अभी हमने पीछे बात करी थी, ठीक है। इट एम्स टू डेवलप एक्सेस टू न्यू डेवलपमेंट रीजन्स विद इंटरमोडल सॉल्यूशंस, कैसे हम अपनी कनेक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, चाहे उसके लिए हमको एक्सपेंशन ऑफ रेल करना है, इनलैंड वाटर करना है, कोस्टल रोड सर्विसेज को करना है, तो होलिस्टिकली कैसे हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये बात सागरमाला प्रोजेक्ट एनवाइसेज करता है। और साथ के साथ इस मिशन का यह भी मकसद है टू अचीव द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनहांसिंग द कैपेसिटी ऑफ मेजर आर 12 मेजर पोर्ट्स एंड द रिमेनिंग 240 नॉन मेजर पोर्ट्स, कैसे उसको भी एम्फसाइज किया जा सकता है, कैसे उनको भी मॉडर्नाइज किया जा सकता है, कैसे उनको भी एफिशिएंट किया जा सकता है। होलिस्टिक वे में पोर्ट लेड डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करी गई है। और साथ के साथ जॉब क्रिएशन की यहाँ पे बात आ जाती है, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात आ जाती है, फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग की बात आ जाती है, शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज की यहाँ पे बात आ जाती है, डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर की यहाँ पे बात आ जाती है। तो ये सब चीजें भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं जो मेजर एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स हैं भारत के। चलिए, सो दोस्तों आज के योजना की वीडियो में इतना रहेगा। बाकी दोस्तों जाने से पहले, आज लास्ट डे ऑफ द ईयर है, 31 दिसंबर है, तो छोटा सा तोहफा स्लीपी क्लासेस के द्वारा, यदि आप चाहें तो दोस्तों अभी भी टाइम है, आज रात के 12 बजे तक आपके पास टाइम है। तो अगर आप चाहें हमारे सभी कोर्सेज पे आप 10% एडिशनल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, चाहे वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो, चाहे वो प्री की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो सोशियोलॉजी का कोर्स हो, चाहे वो जीएस का कोर्स हो, चाहे वो पीएसआईआर का कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, आप 10% एडिशनल डिस्काउंट इस पर ले सकते हैं। कूपन कोड रहेगा टारगेट 2023, तो इसको इस्तेमाल करिए कूपन कोड को और 10% एडिशनल डिस्काउंट पाइए। बाकी दोस्तों मिलेंगे हम नए साल में, मंडे को करेंगे एडिटोरियल डिस्कशन अपनी रिज्यूम। आप सबको, आपके लव्ड वंस को विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। जय हिंद।